हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो इससे आरसीसी में पढ़ चुके होंगे हैं कि बीम में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे में टेंशन होता है और ऊपर में कंप्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है और जो स्टील है वो टेंशन को रेजिस्ट करता है। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल कंप्रेशन डेवलप करते हैं ताकि जो मेरा ये पूरा कंक्रीट है वो फुल्ली जो हो, फुल्ली जो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो और कंक्रीट इटसेल्फ टेक दैट स्ट्रेसेस। ठीक है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या है कि एक एडिशनल स्ट्रेस हम लोग इंड्यूस करते हैं इसमें ताकि जो कंक्रीट के ऊपर में सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस आए और जो कंक्रीट है वो उसको इजीली रेजिस्ट कर पाए। ठीक है। जबकि आरसीसी में क्या होता था कि कंक्रीट और स्टील दोनों का अलग अलग काम था। कंक्रीट कंप्रेशन को रेजिस्ट करता था और स्टील टेंशन को रेजिस्ट करता था। यहाँ पे क्या होगा, कंक्रीट जो इसके अंदर में पूरा कंप्रेशन जनरेट होगा उसको रेजिस्ट करेगा सिर्फ। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्री स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ अप्लाइंग प्री कंप्रेशन। क्या हो रहा है, प्री कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। कैसे करते हैं अभी सब हम स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ अप्लाइंग प्री कंप्रेशन टू कंट्रोल द स्ट्रेसेस रिजल्टिंग ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि मेथड ऑफ अप्लाइंग प्री कंप्रेशन टू कंट्रोल द स्ट्रेसेस रिजल्टिंग ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। जो भी स्ट्रेस एक्सटर्नल लोड के द्वारा जनरेट हो रहा है उसको उसमें इसमें इस तरह का एक प्री कंप्रेशन इंड्यूस करना है ताकि जो भी स्ट्रेसेस जनरेट हो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो और जो कंक्रीट है वो उसको अच्छी तरह से रजिस्ट कर पाए। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, below the neutral axis of the beam tension will develop due to external load which is more than the permissible limit of plain concrete। प्लेन कंक्रीट मतलब प्लेन कंक्रीट जो है उस टेंशन को नहीं झेल सकता है। द प्री कंप्रेशन अप्लाइड मे बी एक्सियल और इसेंट्रिक विल इंड्यूस द प्री कंप्रेसिव स्ट्रेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस और एज ए होल ऑफ द ब्रीम क्रॉस सेक्शन रिजल्टिंग आइदर नो टेंशन और फुल्ली कंप्रेशन। तो वही चीज बोल रहा है कि जो भी हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके थ्रू क्या होगा कि टेंशन डेवलप नहीं होगा। वो जो मेरा पूरा कंक्रीट का स्ट्रेस है वो हर सेक्शन में कंप्रेशन जनरेट होगा और कंप्रेशन जो कंक्रीट है उसको इजीली रेजिस्ट कर सकता है। तो वही चीज़ बोल रहा है इसमें इस डिफिनीशन में। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें। ठीक है। यहाँ पे ये बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। इसमें हम लोग ये जो है टेंशन है, ये क्या है, एक टेंडन है जिसको टेंडन बोलते हैं, TENDON टेंडन। इसी से हम लोग क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस करते हैं। इसी से इसमें क्या इसी से क्या होता है, ये जो पूरा कंक्रीट के अंदर जो है वो फुल्ली कंप्रेशन जनरेट होता है, टेंशन नहीं होता है। सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ड्यू टू बार लिखा हुआ है। यहाँ पे बार को कट करते हैं तो कट एलिमेंट ऑफ बार लिखा हुआ है क्योंकि ज़्यादा लेते हैं हम लोग और स्ट्रेस करते हैं, इस पोर्शन पे स्ट्रेस करते हैं ताकि जैसे ही हम लोग प्री स्ट्रेस करेंगे तो स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा इसके अंदर में, जो कि स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और उस स्ट्रेस को इजीली कंक्रीट रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है। ये लास्ट वाला जो पोर्शन को हम लोग एंकरेज बोलते हैं, टू मेंटेन द यूनिफॉर्म स्ट्रेस इन बार। यहाँ पे लास्ट वाले पोर्शन में एक एंकरेज प्रोवाइड करते हैं हम। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंकरेज बोलते हैं। वो क्यों होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट हो उसी के लिए हम लोग करते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज बेसिकली concrete in which internal stresses of a suitable magnitude and distribution are introduced so that the stresses resulting from the external load are controlled counteracted due to a desired degree। तो वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है। अब आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। टेंडन क्या होता है, जो स्ट्रेस एलिमेंट होता है यूज्ड इन ए कॉन्क्रीट मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर टू इम्पार्ट प्री स्ट्रेस टू द कॉन्क्रीट, उसी को बोलते हैं टेंडन। मतलब जो भी रिइंफोर्समेंट के थ्रू हम लोग प्री स्ट्रेस करते हैं उसमें प्री कंप्रेशन इंड्यूस करते हैं उसी को टेंडन बोलते हैं। ये वाला जैसा कि टेंडन है, ये जो बार है ये टेंडन है। ये स्ट्रेस एलिमेंट यूज्ड इन ए कंक्रीट मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर टू इम्पार्ट प्री स्ट्रेस टू द कंक्रीट। अब आते हैं एंकरेज। एंकरेज क्या है, एंकरेज इज अ डिवाइस जनरली यूज टू इनेबल द टेंडन टू इम्पार्ट एंड मेंटेन प्री स्ट्रेस इन ए कंक्रीट। एंकरेज क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस प्रोड्यूस है, इसी के लिए हम लोग एंकरेज प्रोवाइड करते हैं।
अब आते हैं जो प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कंक्रीट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। वो प्री टेंशनिंग होता है, एक पोस्ट टेंशनिंग होता है। प्री टेंशनिंग मतलब पहले हम लोग टेंशनिंग करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग मतलब बाद में हम लोग टेंशनिंग करते हैं, ठीक है, बाद में हम लोग स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्री टेंशनिंग, अ मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट इन विच द टेंडन आर tensioned before the concrete is placed in this method the concrete is introduced by the bond between a steel and concrete। तो इसमें क्या होगा, प्री टेंशनिंग में हम लोग पहले ही टेंशन कर देंगे टेंडन को, जो रिइंफोर्समेंट होता है, बाद में उसमें कंक्रीट प्लेस करेंगे। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, A method of pre-stress concrete by tensioning the tendon against hardened concrete। पहले कंक्रीट हम लोग प्लेस्ड कर देंगे, उसके बाद जो स्पेस बचा होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्री टेंशनिंग करेंगे इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ इन दिस मेथड द प्री स्ट्रेस इज इम्पार्टेड टू द कंक्रीट बाय बियरिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो बॉन्ड के थ्रू होता है, स्टील और कंक्रीट मिक्स होता है, इसमें बियरिंग के थ्रू होगा, ठीक। सिंपली आपको यही याद रखना है कि प्री टेंशनिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेंडन को इसमें टेंशन करते हैं कि खींचते हैं। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में पहले कंक्रीट प्लेस कर देते हैं, तब उसमें जो स्पेस छोड़ा रहता है उसमें लगा के उसको कर देते हैं। तो ये पोस्ट टेंशनिंग होता है। मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील और वाटर, वही चीज़ हो गया जो HRCC में करते थे। द मटेरियल यूज्ड इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट एंड RCC सेम बट द बिहेवियर ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम RCC। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कितना होना चाहिए, तो 300 से लेके 360 kg पर मीटर क्यूब जो है वो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए। RCC में 300 से 360 ही होता है, प्लेन सीमेंट में 200 से 220 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इस टाइप के स्टील में जो हम लोग प्री स्ट्रेसिंग के लिए यूज करते हैं उसमें कार्बन का जो कंटेंट होता है वो 0.7 से 0.8% होता है, मैग्नीज 0.6% होता है और सिलिका 0.1% होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए कोडबुक जो हम लोग RCC में यूज करते थे वो कौन सा कोडबुक था, IS 456/2000 था। और जो हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज करेंगे कोडबुक, वो कौन सा कोडबुक यूज करेंगे, IS 1343/9080 जो है हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कवर पे, कवर कितना होना चाहिए, तो IS 1343/9080 के अनुसार प्री टेंशनिंग में जो कवर का वैल्यू होना चाहिए वो 20 mm होना चाहिए और पोस्ट टेंशनिंग में 30 mm और द साइज ऑफ द केबल विच एवर इज मोर, ये दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो पोस्ट टेंशनिंग में कवर का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ वाला स्टील यूज करते हैं और हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग टेंशन करते हैं, टेंडन को खींचते हैं स्ट्रेस जनरेट करने के लिए, स्ट्रेस प्री कंप्रेशन अप्लाई करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, लॉसेस ऑफ स्ट्रेस होता है, बहुत सारा जो स्ट्रेस है वो लॉस हो जाता है। तो उसी लॉस से बचने के लिए अगर हम मान लीजिए 250 Fe 250 यूज करते हैं तो जिसका स्ट्रेंथ 250 Nm² होता है और लॉस इसमें जो है वो 150 से 200 लॉस हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या, कंक्रीट का स्ट्रेंथ, सॉरी स्टील का स्ट्रेंथ। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं और हाई ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं। क्या है एडवांटेज, हायर द ग्रेड ऑफ कंक्रीट हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ विच इज वाइटल इन ए प्री टेंशन कंक्रीट, ठीक है, जहाँ पे LD का वैल्यू 5 सिग्मा ST डिवाइड बाई 4 टाउ BD होता है, ठीक है। तो हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ मेरा अच्छा हो और प्री टेंशनिंग कंक्रीट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। Also high bearing strength which is vital in post tensioning concrete, bearing strength post tensioning के केस में होता है, ठीक है। तो हाई bearing strength प्रोड्यूस हो, इसके लिए हम लोग हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। और अगर हम लोग हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे तो क्रीप और श्रिंकेज का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका प्री टेंशनिंग, ये पोस्ट टेंशनिंग का एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। जनरली M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड फॉर पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग में M30 और प्री टेंशनिंग में M40 यूज करते हैं, ठीक है। प्री टेंशनिंग में M40 और पोस्ट टेंशनिंग में M30, इसलिए क्योंकि प्री टेंशन हम लोग पहले स्ट्रेच किए रहते हैं। जैसे ही आप किसी भी मेंबर को आप स्ट्रेच किए जाएगा ना और छोड़िएगा ना तो बहुत
तुरंत वो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा और वो स्ट्रेस ऊपर की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो इसमें ज़्यादा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जरूरत होगा। इसमें क्या है, पहले से ही जो कंक्रीट है वो हार्ड बन गया है, तो उसमें आप कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे इसमें। The losses in a pre-stress member due to various region are generally in the range of 250 to 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जो लॉसेस होता है प्री स्ट्रेस मेंबर में वो 250 से 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड स्टील और HYSD बार यूज नहीं करते हैं, हाई ग्रेड ऑफ टेंशन हाई टेंसाइल स्टील वायर यूज करते हैं, जिसका कि जो स्ट्रेंथ है वो 1600 से 2000 न्यूटन पर। तो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में क्या डिफरेंस है? इन प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टील इज टेंशन प्रायर टू डेट ऑफ कंक्रीट, मतलब स्टील को पहले खींचा जाएगा कंक्रीट प्लेस करने से पहले, वो प्री टेंशन में होता है। इट इज रिलीज्ड वंस द कंक्रीट इज प्लेस्ड एंड हार्डेंड, द स्ट्रेसेस आर ट्रांसफर्ड ऑल अलोंग द वायर बाय मीन्स ऑफ बॉन्ड। इसमें क्या होता है, पोस्ट टेंशन में concrete is done first, then wires are tensioned and another and anchored at the ends. The stress transfer is by end bearing not by bond। ठीक है, बियरिंग के थ्रू होता है, इसमें बॉन्ड के थ्रू होता है। स्टील और कंक्रीट जो है वो बॉन्ड के थ्रू इसमें ट्रांसफर होता है, इसमें बियरिंग के थ्रू होता है। ठीक है, आता है दूसरा, सुटेबल फॉर शॉर्ट प्री टेंशनिंग होता है वो शॉर्ट स्पैन एंड प्री कास्ट प्रोडक्ट लाइक स्लीपर इलेक्ट्रिक पोल ऑन मास प्रोडक्शन, ये किस में सुटेबल होता है, ये प्री टेंशनिंग होता है। इसमें क्या होता है, सुटेबल फॉर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज में ये सुटेबल होता है, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज में। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, इन प्री टेंशनिंग द केबल्स आर बेसिकली स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, प्लेसिंग देम इन ए कर्व्ड और इंक्लाइंड पोजिशन इज डिफिकल्ट। In pre-tensioning, the cables are basically straight and horizontal. Placing them in a curved and inclined position is difficult. ये pre-tensioning होता है। However, the wires can be kept with eccentrically since the cable is cannot be aligned. Similar to bending moment diagram, a structural advantage are less compared to that of post टेंशनिंग है। देखिए इसमें दो तीन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इन प्री टेंशनिंग द केबल्स आर बेसिकली स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, प्लेसिंग देम इन ए कर्व और इंक्लाइन पोजीशन इज डिफिकल्ट। ये प्री टेंशनिंग में होता है कि हम लोग केबल्स को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हैं और उसको कर्व्ड और इंक्लाइंड में अगर हम करना चाहेंगे तो प्री टेंशनिंग में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, in the post tensioning cables can be aligned in any manner to suit the bending moment diagram due to external load system. Therefore it is more economical, particularly for long span bridges. The curved or inclined cable can have a vertical component at the ends. This component will reduce the design shear force, hence post tensioning beams are superior to pre tensioning beam बोथ फ्रॉम फ्लेक्सर एंड शियर रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा चीज लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, प्री टेंशनिंग में क्या होता है कि जो ये हम लोग टेंशन करते हैं, खींचते हैं टेंडन को, इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, इसमें ये कर्व्ड और इंक्लाइंड नहीं रख सकते हैं इसमें, जबकि पोस्ट टेंशनिंग में कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हम लोग को प्री स्ट्रेसिंग करना होता है तो हम लोग मान लीजिए इस पर इस तरह का लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो टेंडन होता है हम लोग इसी रिस्पेक्ट में टेंशन करने के लिए सोचते हैं, खींचते हैं, ताकि जो स्ट्रेसेस है वो काउंटर एक्ट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, कर्व्ड और इंक्लाइंड अगर आप करिएगा तो इस केस में वो हो जाएगा, मतलब पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में आप कर्व और इंक्लाइंड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रेच कर सकते हैं उसको। तो इसलिए ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। अगर आप इंक्लाइंड और कर्व पोजीशन में रखते हैं तो उसमें क्या होगा, एक अलग कंपोनेंट होता है। जैसे इस पोजीशन में अगर टेंडन हो रहा है, इस पोजीशन में अगर टेंडन हो रहा है, इस पोजीशन में अगर टेंडन हो रहा है, टेंडन स्ट्रेच हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो क्या होता है कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से इसका बनेगा। अगर इस पर यूडीएल लग रहा है तो ये इसको काउंटरेक्ट करता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इनिशियली टेंशन और टेंशन यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, कैन नॉट डू दिस टाइप ऑफ टेंडन, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, प्री टेंशन लॉसेस आर मोर कंपेयर टू पोस्ट टेंशन कंक्रीट। प्री टेंशन में लॉसेस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू पोस्ट टेंशन कंक्रीट। इसमें क्या होता है, लॉसेस आर लेस कंपेयर टू पोस्ट टेंशन कंक्रीट, लॉसेस कम होता है। इसमें कौन सा मेथड यूज करते हैं, हॉयर मेथड यूज करते हैं जो कि लॉन्ग लाइन मेथड है, और इसमें फ्रीसेनेट, ली मेकल सिस्टम, मैग्नल बोल्टन सिस्टम और गिफोर्ड उलार्ड सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो इस टाइप का इस मेथड में हम लोग, तो ये हो गया आपका प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में डिफरेंस। देखिए ये जो मेथड है ना, हॉयर मेथड, लॉन्ग लाइन मेथड, ये हम लोग प्री कंप्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, टेंशन जब हम लोग जो टेंडन होता है, जो छड़ होता है, उसको जो खींचते हैं मतलब टेंशन करते हैं, तो इसमें लॉन्ग लाइन मेथड से करते हैं, इसमें फ्रीसेनेट मेथड, ली मेकाल सिस्टम, मैग्नल बोल्टन सिस्टम और गिफोर्ड उलार्ड सिस्टम। तो ये सारा मेथड है पोस्ट टेंशनिंग में, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट, मिनिमम अनस्ट्रेस रीइंफोर्समेंट कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टील कितना होता है, 0.2% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया माइल्ड स्टील के केस में होता है, और 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ये HYSD के केस में होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स स्टील फॉर शियर इन्फोर्समेंट के लिए कितना होना चाहिए, मेंबर विथ डायनामिक लोडिंग के लिए नॉट ग्रेटर देन 0.3% ऑफ PD, और मेंबर विथ और यहाँ पे अगर T सेक्शन होगा तो 0.2 नॉट ग्रेटर देन 0.2% ऑफ BD, जहाँ पे DW जो होगा विड्थ ऑफ जो वेव होगा, डेप्थ ऑफ वेव होगा सॉरी, वो नॉट ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ वेव हो जाएगा। मेंबर विदाउट डायनेमिक, डायनेमिक लोडिंग क्या होता है, इम्पैक्ट लोडिंग, जो कहीं हाइट से लोडिंग हो रहा है उसी को डायनेमिक लोड करते हैं। मेंबर विदाउट डायनेमिक लोडिंग कितना होगा, नॉट लेस देन 0.1% ऑफ BD होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स स्टील होता है, सिर्फ याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन में नहीं पूछता है, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। डीप बीम के केस में, डीप बीम के केस में अगर डेप्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 750 mm होगा, तो वहाँ पे जो साइड फेस रिइंफोर्समेंट होगा 0.1% ऑफ BD होगा। ये तो तीनों केस में वही होता है, साइड फेस रिइंफोर्समेंट। जो स्पेसिंग होता है वो नॉट ग्रेटर देन 300 mm इसमें होगा, और इस केस में नॉट ग्रेटर देन 200 mm सेंटर टू सेंटर होगा। इस केस में अगर फ्लेक्सर रहेगा तो ये वाला सिस्टम है, टॉर्सन रहेगा तो इस केस में डेप्थ ऑफ बीम, टॉर्सन के केस में क्या बताता है कि अगर डेप्थ ऑफ बीम ग्रेटर देन 450 mm होगा तो उस केस में हम लोग उस बीम को डीप बीम बोलेंगे, अगर टॉर्सन का केस होगा। अगर वही प्री स्ट्रेस का केस होगा तो डीप बीम कब बोलेंगे, जब डेप्थ ऑफ बीम 500 mm से ज़्यादा होगा, तब हम उसको किस में बोलेंगे, प्री स्ट्रेस बीम में। प्री स्ट्रेस अगर किसी पर लग रहा है तो डेप्थ ऑफ बीम अगर 500 mm से ज़्यादा है तो उस केस में क्या बोलेंगे, उसको डीप बीम बोलेंगे। वहाँ पे जो स्पेसिंग होना चाहिए वो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा जब हम लोग कास्टिंग करेंगे उस लेवल पे L/250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन वो कितना होना चाहिए, L/350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 20 mm जो भी दोनों में लेस होगा। और अपवार्ड डिफ्लेक्शन कब होगा, जब 300 mm से ज़्यादा नहीं होगा, तब अपवार्ड डिफ्लेक्शन के केस में, प्री स्ट्रेस के केस में होगा, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन द सीमेंट मोटार स्ट्रेंथ 10 cm साइज ऑफ क्यूब इज यूज्ड। तो जो ग्राउटिंग मटेरियल है उसका, अगर ग्राउटिंग मटेरियल क्या होता है, जब हम लोग किसी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अगर उसमें सीमेंट और सैंड का जो मिक्स करके वहाँ पे हम लोग डालते हैं उसमें प्रेशर के साथ, तो उसी को ग्राउटिंग बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग प्री स्ट्रेस करते हैं, प्री कंप्रेशन जनरेट करते हैं उसमें, तो यहाँ पे जैसे ही खींचते हैं तो नीचे में मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्पेस बच जाता है, तो वहाँ पे हम लोग ग्राउटिंग करके मतलब उसमें सीमेंट और सैंड मिक्स करके मिला के हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मजबूत कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में बोल रहा है कि जो क्यूब का स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो हम लोग 10 cm साइज का क्यूब बनाएंगे, 7 days स्ट्रेंथ 70 Nm/mm² से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द टेंशन ऑफ वायर एट ए टाइम सेल नॉट बी ग्रेटर देन 2.5% ऑफ द टोटल वायर, ये भी चीज़ याद रखना है, ठीक है। इतना सारा चीज़ हो गया ये इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर इसेंट्रिसिटी कुछ भी नहीं होगा, अगर एक कोसेंट्रिक टेंडन होगा, मतलब जो हम लोग यहाँ पे टेंडन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सरिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर डायरेक्टली सेंटर पे लग रहा है, यहाँ पे जो प्री स्ट्रेस जनरेट होगा वो प्री स्ट्रेस क्या हो जाएगा, P/A होगा। सिर्फ कोसेंट्रिक टेंडन में जहाँ पे इसेंट्रिसिटी 0 है, उस केस में जो प्री स्ट्रेस होगा वो P/A होगा, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया
इसका, ये सिर्फ इसमें कोसेंट्रिक टेंडन में। ई सेंट्रिक टेंडन में अगर ई इसेंट्रिसिटी लग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आप टेंडन लगा रहे हैं और यहाँ पे खींच रहे हैं, तो ये सेंटर से लेके ई डिस्टेंस पे है, सेंटर से लेके ई डिस्टेंस पे है, तो इस केस में प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो होगा वो बॉटम में और टॉप में क्या होगा। तो टॉप में अगर मान लीजिए ये मेंबर है, इस तरह से हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इस तरह से इसका डिफॉर्मेशन होगा, कुछ इस प्रकार से इसका डिफॉर्मेशन होगा। तो ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में लेंथ बढ़ रहा है, ऊपर में लेंथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लेंथ जहाँ बढ़ता है वहाँ पे इलोंगेशन होता है, वहाँ पे टेंशन जनरेट होता है, और नीचे में लेंथ कम हो रहा है तो नीचे में कंप्रेशन जनरेट होता है। तो प्री स्ट्रेस के केस में हम लोग टेंशन को निगेटिव एज्यूम कर लिए और कंप्रेशन को पॉजिटिव एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो P बाई ए हो जाएगा, ये जो पूरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगेगा, प्री स्ट्रेसिंग लगेगा जो P बाई ए हो जाएगा। अब जो इसेंट्रिसिटी के कारण कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इसेंट्रिसिटी अगर है यहाँ पे तो मूवमेंट होगा। इसेंट्रिसिटी अगर किसी भी केस में आ रहा है तो वहाँ पे मूवमेंट जनरेट होता है, उस मूवमेंट के चलते कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, आपको पता होगा कि M बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा B बाई वाई होता है। तो सिग्मा B इक्वल्स टू M इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे M इक्वल्स टू क्या होगा, इसेंट्रिसिटी E है तो लोड इंटू ई हो जाएगा, M का वैल्यू तो P इंटू ई हो जाएगा, और I बाई वाई करेंगे, ये वाई नीचे ले जाएंगे, तो I बाई वाई क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। Z इक्वल्स टू आई बाई वाई सेक्शन मॉडुलस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बाई Z हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में क्या होगा, निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि बता दिया था कि हम यहाँ पे अगर प्री कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अगर खींच रहे हैं, टेंडन कर रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं टेंडन को, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से कुछ डिफॉर्मेशन होगा उसका। तो ऊपर में क्या होता है, इलोंगेशन होता है, तो टेंशन होगा, टेंशन को हम लोग निगेटिव लिए, तो यहाँ पे ऊपर में निगेटिव और नीचे में पॉजिटिव, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हम करेंगे तो P बाई ए माइनस P बाई जेड, P बाई ए, और ऊपर में टेंशन हो रहा है तो P बाई जेड हो जाएगा। और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सब हम बता दिए यहाँ पे। ये हो गया इसेंट्रिक टेंडन में। अब इसेंट्रिक टेंडन विथ लोड के केस में क्या होगा, इसेंट्रिक टेंडन विथ लोड के केस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है उसके कारण जो स्ट्रेस होगा P बाई ए हो जाएगा, इसके बाद इसेंट्रिसिटी कारण जो होगा वो हो जाएगा, इसके बाद ये जो है MD और ML जो है वो डेड लोड मूवमेंट है और ये लाइव लोड मूवमेंट है, इसके कारण कितना होगा। तो देखिए ये तो आप समझ गए थे कि माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का इसमें कुछ होगा, इस तरह का डिफॉर्मेशन होगा, तो ऊपर में लेंथ बढ़ रहा है तो टेंशन होगा और नीचे में लेंथ कम हो रहा है तो कंप्रेशन होगा। अगर लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करिएगा इस स्पेस में, अगर इस तरह से बीम के ऊपर में लोड अप्लाई करिएगा तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो नीचे में क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंशन हो रहा है और ऊपर में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि नीचे में ज़्यादा लेंथ बढ़ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो कंप्रेशन हम पॉजिटिव लेंगे, तो ऊपर वाला को पॉजिटिव ले लिए और नीचे वाला को निगेटिव ले लिए। अब मूवमेंट के कारण कितना लगेगा ये चीज़ ऑलरेडी पता होगा कि M बाई जेड जो स्ट्रेस लगता है M बाई जेड होता है, M इक्वल्स टू जो भी आप मूवमेंट कैलकुलेट किए ये वाला फार्मूला से M बाई आई इक्वल्स टू सिग्मा B बाई वाई, तो सिग्मा जो बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा M बाई आई इंटू वाई, मतलब क्या हो जाएगा M बाई आई, वाई नीचे जाएगा तो M बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए, इस सबको जोड़ दीजिए तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, P बाई ए पॉजिटिव था, पॉजिटिव लिख दिया, माइनस P बाई जेड हो जाएगा, ये प्लस MD बाई जेड हो जाएगा, ये माइनस ML बाई जेड हो जाएगा। M और D डिवाइडेड बाई जेड होता है। MD जो है वो डेड लोड के कारण जो मूवमेंट होगा वो होगा, और ML जो होगा वो लाइव लोड के कारण मूवमेंट। तो द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अलोन, सिर्फ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण अगर इसेंट्रिसिटी है तो P बाई ए प्लस माइनस P बाई जेड होता है, लेकिन अगर लोड के कारण बोलेगा तो ये वाला होगा, ठीक है। At load transfer consider the stress due to dead load at initial condition, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रेशर लाइन किसको बोलते हैं, प्रेशर लाइन क्या होता है। तो प्रेशर लाइन किसको बोलेंगे, देखिए जो भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है मेंबर में और जो एक्चुअल अप्लाइड लोड है, ये दोनों का जो रिजल्टिंग इफेक्ट होगा वो अगर हम एक सिंगल फोर्स में ड्रॉ करके एक लाइन के थ्रू कर दिए तो उसी को प्रेशर लाइन बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, एट एनी गिवन सेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड द एक्चुअली अप्लाइड लोड
will resulting in the distribution of concrete stresses that can be resolved into a single force. The locus of the point of application of the resultant force in any given structure is termed as pressure line, ठीक है, और थ्रस्ट लाइन। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेशर लाइन और थ्रस्ट लाइन बोलेंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि इस केस में सिर्फ एक नाम दे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोड अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर लाइन बोलेंगे। अगर हम कंबाइंड इफेक्ट इसका ड्रॉ कर दिए, मतलब इस एक्चुअली अप्लाइड लोड का और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स का ये लाइन के थ्रू, तो इसी को प्रेशर लाइन बोलते हैं। सिर्फ नाम है, आपको ये याद रखना है कि कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर डायग्राम इसका क्या होगा, इसका प्रेशर डायग्राम जो होगा वो इस तरह से कुछ होगा, प्रेशर डायग्राम इसका, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, नीचे में आएगा हाइट के साथ जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर वाइड होगा इस मेंबर का h/2 पे होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस h/6 होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम है, आपको याद रखना है। अब आते हैं लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट पे। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट ये होता है कि अगर किसी भी मेंबर में अगर ये लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसी शेप का, जो शेप का ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, उसी शेप में अगर हम केबल को स्ट्रेच करते हैं, इसी शेप में अगर हम टेंडन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हमको स्ट्रेच करना है, जो सरिया प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है, इसका जो फोर्सेस जो होता है वो बैलेंस होता है, दोनों काउंटरैक्ट होता है, जो एक्सटर्नल लोड के कारण हो रहा है और जो प्री टेंशनिंग के कारण होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल टू select suitable cable profile in a pre-stressed concrete member such that the transverse component of a cable force balances the given type of external load। तो उसी को क्या बोलेंगे, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी क्या होगा, यूडीएल होगा। हम इसी यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला होगा, और इसका आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो क्या आता है, इस तरह से आता है। तो इसी को काउंट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इस तरह से टेंडन प्रोवाइड करते हैं, जो इसमें रिएक्शन डायग्राम होगा, जो कि टेंडन के द्वारा लाएगा, इस तरह से लाएगा, इस तरह से लाएगा, ये दोनों क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट लगेगा यूडीएल के थ्रू, जो एक्सटर्नल लोड है, वो मूवमेंट के बराबर होगा प्री स्ट्रेसिंग मूवमेंट, P इंटू ई के बराबर होगा। तो WL²/8 इक्वल्स टू P इंटू ई। तो यहाँ पे जो H का जो वैल्यू हो जाएगा, जो कि ई से डिनोट किए हैं, WL²/8P हो जाएगा, जिससे को सेंट्रल डिप बोलते हैं, जो कि ये वाला पोर्शन है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो उसका इस तरह से बनेगा। तो इसी सेट में हम केबल भी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो मूवमेंट प्री स्ट्रेसिंग के कारण होगा और जो एक्सटर्नल मूवमेंट होगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। तो WL/4 इंटू P इंटू एच, ई का वैल्यू H कर दिए, तो H इक्वल्स टू WL/4P हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से और केबल भी हम इसी तरह से प्रोवाइड कर देते हैं, तो दोनों का मूवमेंट बैलेंस हो जाएगा। इसका जो मूवमेंट होता है, इसका WL/3 होता है, इक्वल्स टू P इंटू एच करेंगे तो H इक्वल्स टू WL/3P हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोसेंट्रिक है, तो सिग्मा इक्वल्स टू PA/0 हो जाएगा। तो हियर नो लोड, नो एसेंट्रिसिटी, नो मूवमेंट, ठीक है। तो यही होता है लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट, कि जिस शेप में अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो रहा है, उसी शेप में अगर केबल प्रोवाइड कर देते हैं, तो दोनों क्या होता है, उसका बैलेंस हो जाता है। देखिए यहाँ पे, व्हेन द केबल प्रोवाइडेड इन द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम फॉर अ गिवन लोडिंग, देन द लोड्स आर बैलेंस्ड बाय द केबल। तो केबल से ही बैलेंस हो जाएगा, तो इसी को लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग लॉसेस इन अ प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस में लॉसेस कौन कौन सा होता है, ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। तो इसमें हम लोग देखेंगे, ये चीज़ हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे। तो y इक्वल्स टू 4h/L² x इंटू L-x होता है। ये पाराबोला के केस में जब हम लोग को सेंट्रल राइज दिया रहता है और कहीं किसी सेक्शन पे राइज निकालना होता है, तो y इक्वल्स टू 4h/L²
एक्स इंटू एल माइनस एक्स होगा, और वाई इक्वल्स टू यहाँ पे अगर 4h/L² एक्स इंटू एल माइनस एक्स दिया हुआ है तो dy/dx अगर हम निकालते हैं तो 4h/L² एक्स एल माइनस 2x होगा। dy/dx को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो 4h/L² इंटू एल, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो 4h/L हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको होल्ड रखिए, हम इसको फिर से बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ क्यों आया है। ये अल्फा इक्वल्स टू 2 थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्री जैसे ही हम लोग प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो जो टेंडन होता है जिसको कि हम रिइंफोर्समेंट एज ए रिइंफोर्समेंट ही है वो हम लोग यूज करते हैं प्री स्ट्रेस केस में, जो रिइंफोर्समेंट उसी को टेंडन बोलते हैं। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं और उसको फिर रिलीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, लॉसेस होता है, स्ट्रेसेस का लॉस होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई ग्रेड स्टील और हाई ग्रेड कंक्रीट यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा लॉसेस होता है और किस किस वजह से लॉसेस होता है। द इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट अंडरगो ए ग्रेजुअल रिडक्शन with time from the stages of transfer due to various causes. This is generally defined as the total losses of pre-stress. प्री टेंशनिंग के केस में जो लॉसेस होता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के वजह से होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील की वजह से होता है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की वजह से होता है और क्रीप ऑफ कंक्रीट की वजह से होता है। पोस्ट टेंशनिंग में इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण स्ट्रेसेस नहीं होता है, रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस के कारण होता है, श्रिंकेज के कारण होगा, क्रीप के कारण होगा, फ्रिक्शन के कारण होगा और एंकरेज लॉसेस होगा। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण क्या होता है। पोस्ट टेंशनिंग में जैसा कि हम पहले ही बोल दिए थे कि नो लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इफ ऑल द वायर्स आर साइमल्टेनियसली टेंशन। अगर वायर एक एक कर के टेंशन होगा, एक एक कर के टेंशन मतलब क्या, खींचा जाएगा, तो क्या होगा, लॉसेस होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण। ठीक है, ठीक है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट के कारण जो लॉसेस होता है वो क्या होता है, व्हेन द pre-stress is applied to the concrete and elastic shortening of concrete takes place. This result in an equal and simultaneous shortening of the pre-stressing steel. तो इसमें क्या होगा, लॉसेस होगा। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर मैथमेटिकली लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन निकालना होता है तो एम इनटू एफ करते हैं। एम जो होता है वो मॉड्यूलर रेशियो होता है जिसका कि वैल्यू ES/EC होता है, और FC जो होता है वो प्री स्ट्रेस इन ए कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये चीज़ आपको फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है इसमें कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट कैसे होता है। जैसे हम लोग प्री स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक शॉर्ट हो जाता है, जो मेरा जो कंक्रीट है इलास्टिक शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो स्टील होता है वो भी क्या होता है, हल्का हल्का शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट होगा और इसी कारण स्ट्रेस जनरेट, लॉसेस ऑफ स्ट्रेस होता है। और इसको कैसे निकालते हैं, M इंटू FC से निकालते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। श्रिंकेज मतलब वॉल्यूम का चेंज होना। तो इस केस में क्या होगा, श्रिंकेज इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मेंबर। इट इज डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर विथ पैसेज ऑफ टाइम बट इज अनरिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो इसमें इसी से श्रिंकेज होता है, इसके कारण जो श्रिंकेज के कारण जो होगा वो लॉस होगा स्ट्रेसेस का। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है श्रिंकेज को, एक तो टाइप ऑफ सीमेंट और एग्रीगेट कौन सा यूज किया और दूसरा कौन सा आप क्यूरिंग लगा रहे हैं। यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो results in the reduction in the shrinkage and consequent losses of pre-stress. The primary causes of drying shrinkage is the progressive losses of water from concrete. अगर कंक्रीट से वाटर का लॉस हो रहा है तो वहाँ पे श्रिंकेज होगा। और इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, इन केस ऑफ प्री टेंशन मेंबर जनरली मॉइस्ट क्यूरिंग इज रिसॉर्टेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट श्रिंकेज अंटिल द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज, कैसे निकालेंगे, जितना श्रिंकेज स्ट्रेन हो रहा है और उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉसेस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज निकल जाएगा। आपको पता है ना कि स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, E इक्वल्स टू जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो आपको स्ट्रेस निकालना होगा तो स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो श्रिंकेज स्ट्रेन जितना हो रहा है उसको अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉसेस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज निकल जाएगा। तो ECS जो होता है वो टोटल रेसिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन हैविंग वैल्यू ऑफ 3 × 10⁻⁻⁴ होता है। किसके केस में होता है, श्रिंकेज स्ट्रेन का वैल्यू प्री टेंशन के केस में, प्री टेंशन के केस में,
और 2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई log⁻10 और t+2 ये होता है पोस्ट टेंशन के केस में। तो इस तरह से इस फॉर्मूला से हम लोग लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज निकाल सकते हैं, लॉसेस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज निकाल सकते हैं। टी जो होगा वो एज ऑफ कॉन्क्रीट होगा, ट्रांसफर इन एज। अब आते हैं लॉसेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। तो क्रीप आपको पता होगा कि टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग, उसी को क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। तो क्रीप के कारण भी लॉसेस होगा। क्रीप इज द property of concrete by which it continues to deform with time under sustained loads at unit stresses within the accepted elastic range. This inelastic deformation increases at a decreasing rate during the time of loading and its total magnitude may be several times as large as the short term elastic deformation. तो क्रीप के कारण जो लॉसेस होगा उसी को क्या बोलेंगे, लॉसेस ड्यू टू क्रीप। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ये सब पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। द स्ट्रेन ड्यू टू क्रीप वेरी विद द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस, इट इज़ ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, ठीक है। लॉसेस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग 2 मेथड। पहला मेथड क्या है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड है। इसमें कैसे निकालते हैं, जैसा कि हम बता दें कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस निकालना रहता है तो स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी करते हैं। तो क्रीप के कारण जो स्ट्रेन हो रहा है वो ECC हो जाएगा और ES जो हो जाएगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ECC क्या है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन फॉर ए सस्टेन्ड यूनिट स्ट्रेस। और इस मेथड से हम लोग अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड से निकाल देंगे। दूसरा जो नंबर है वो क्रीप कोफिशिएंट मेथड है, क्रीप कोफिशिएंट मेथड। तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, फाई M इंटू FC होता है, चाहे हम लोग EE इंटू ES भी कर सकते हैं, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन से भी कर सकते हैं, और फाई M इंटू FC से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाई है वो क्या हो जाएगा, क्रीप कोफिशिएंट हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो EC डिवाइडेड बाई E होगा। EC क्या है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, और EE जो है वो इलास्टिक क्रीप स्ट्रेन। सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला से आप क्रीप कोफिशिएंट मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड से भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से आप लॉसेस ड्यू टू क्रीप इन ए कॉन्क्रीट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेसेस इन ए स्टील। जैसे ही हम लोग टेंडन को स्ट्रेस्ड किए, टेंशनड किए, तो क्या होगा, रिलैक्स, जैसे ही वो रिलैक्स पोजीशन में आएगा तो उसमें स्ट्रेसेस का लॉसेस होता है। वो कितना होता है, जनरली 2 से लेके 8% तक हम लोग कंसिडर करते हैं। इसमें 2 to 8% ऑफ इनिशियल स्ट्रेस। तो रिलैक्सेशन इज एज्यूम्ड टू मीन द लॉसेस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील अंडर नियरली कांस्टेंट स्ट्रेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जनरली आप याद रखिए कि रिलैक्सेशन जब हम लोग जैसे ही स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो उसमें जो भी रिलैक्सेशन में जो स्ट्रेसेस का लॉसेस होता है उसी को रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन लॉसेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील बोलते हैं। ये जनरली हम लोग 2 से 8% लेते हैं। ठीक है, दिस इज जनरली 1000 आवर्स ऑफ रिफर्ड टू एट ए लोडिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियल स्ट्रेस अगर 0.5 FY है तो रिलैक्सेशन स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0 है हो जाएगा। अगर 0.8 FY है तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अब आते हैं हम लोग फ्रिक्शन लॉसेस इन ए पोस्ट टेंशनड मेंबर। फ्रिक्शन लॉसेस जो होता है वो पोस्ट टेंशन में होगा। क्यों फ्रिक्शन लॉसेस पोस्ट टेंशन में होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कंक्रीट पहले ही प्लेस कर देते हैं, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, टेंडन को डालते हैं और तब स्ट्रेच करते हैं इसको। तो कंक्रीट अगर पहले ही इसमें प्लेस कर देंगे तो ये कंक्रीट सरफेस और इस टेंडन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो उसी कारण क्या होता है, लॉसेस होता है। तो दिस लॉसेस अकर्स ओनली इन द पोस्ट टेंशन मेंबर। There are a small friction losses in the jack equipment. The friction between the tendon and the surrounding material is not small and may be considered partly a length effect. उसी को क्या बोलते हैं, ओवल इफेक्ट बोलते हैं, पार्टिकुलरली ये कर्वेचर इफेक्ट। ठीक है, तो सिंपली ये कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रिक्शन लॉसेस पोस्ट टेंशन मेंबर में होता है, और कंक्रीट और स्टील इसमें पोस्ट टेंशन में क्या करते हैं हम लोग, टेंडन जो होता है उसको हम लोग कंक्रीट प्लेस करने के बाद में खींचते हैं, टेंशन करते हैं। तो उसमें केस में क्या होता है कि सरफेस और उसके टेंडन के बीच में
स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है, वो कौन सा लॉसेस का जो लॉसेस होता है, लॉस जो स्ट्रेस का जो लॉसेस होता है वो फ्रिक्शन लॉस से कार्ड होता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉस निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है P0 इंटू 1 माइनस म्यू इंटू अल्फा प्लस के इंटू एक्स होता है। ये लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे P0 जो है वो क्या है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट द जैकिंग एंड है, ठीक है। म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन केबल एंड डक्ट है। अल्फा जो है द cumulative angle in a radian through which the tangent to the cable profile has turned between any two points under consideration, और के जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर वेव इफेक्ट है, जिसका कि वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर -4 से 50 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -4 होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब आते हैं हम लोग लॉसेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप के कारण क्या क्या लॉसेस होता है। एंकरेज स्लिप में जनरली इंड के पास में जो लॉसेस होता है, जैसे हम लोग ये अगर कॉन्क्रीट मतलब क्रॉस इसका सेक्शन है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इसमें हम लोग अगर टेंडन प्रोवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे जो इस इंड पे जो लॉसेस होता है उसी को बोलते हैं लॉसेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। एंकरेज मतलब वहाँ जो लास्ट का जो इंड होता है वहाँ पे स्ट्रेच के कारण होता है। तो इन मोस्ट टेंशनिंग सिस्टम व्हेन द केबल इज टेंशनड the jack is released to transfer pre-stress to convert the friction wedges employed to grip the wires slip over a small distance before the wires are finally housed between the wedges. The magnitude of slip depends upon the type of wedges. जनरली क्या होता है ना, यहाँ पे जो हम लोग वेज प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ अगर टेंशन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा इस तरह का हम लोग एक प्रोवाइड कर देते हैं ताकि यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट हो, और ये जो वेज प्रोवाइड कर देते हैं उसी का जो लॉसेस होता है उसी को क्या बोलते हैं लॉसेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। तो इसका कैसे निकालते हैं, ES डिवाइडेड बाई L इंटू डेल्टा करेंगे तो हम लॉसेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप निकाल सकते हैं। डेल्टा क्या है, स्लिप ऑफ एंकरेज मतलब लास्ट में कितना एंकरेज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है छड़, उस वो mm में वो उस डेल्टा हो जाएगा। ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा। L जो हो जाएगा वो लेंथ ऑफ केबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज लॉस इज हायर फॉर शॉर्ट मेंबर देन फॉर कंपेरेटिवली लॉन्गर मेंबर, क्योंकि लेंथ है इसमें तो शॉर्ट मेंबर के लिए हायर होगा क्योंकि लेंथ इन नीचे में है, तो शॉर्ट होगा तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, अगर कम होगा मतलब लॉन्ग स्पेन होगा तो कम लॉसेस होगा। देखिए यहाँ पे परसेंटेज लॉसेस ऑफ स्ट्रेस कितना होता है, इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण प्री टेंशनिंग मेंबर में 3 होता है, यहाँ पे 1% होता है। यहाँ पे क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट का आते हैं यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 5 होता है। श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट कार्ड 7 होता है, इसमें कितना होता है 6 होता है। इसमें क्रीप के कार्ड 2 होता है, इसमें 13 होता है। तो ये कुल मिला कि 18% होता है, इसमें 15% होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला सिर्फ लिखा हुआ है लॉसेस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो अभी हम ऊपर में सब थ्योरेटिकल बताया, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। डेल्टा सिग्मा इक्वल्स टू एम इंटू एफ सी होता है, एम मॉडुलर रेशियो होता है, वही जो फार्मूला ऊपर में बताया PA/A प्लस PE का स्क्वायर डिवाइड बाई ए होता है। लॉसेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस कितना होता है 2 to 8% होता है, ठीक है। लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट वही फार्मूला लगा दिए जो हम बताए थे ऊपर में 3 इंटू 10 टू द पावर -4 होता है प्री टेंशनिंग के लिए, और 2 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई लॉग टू द बेस 10t+2 होता है पोस्ट टेंशनिंग में। और क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट हम लोग 2 मेथड से निकालते हैं, एक अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड से, ऊपर में हम सब बता दिए हैं ये वाला क्रीप कोफिशिएंट मेथड से, तो इससे निकाल सकते हैं। लॉसेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप भी का भी फार्मूला भी हम बता दिए। लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस कार्ड भी हम लोग बता दिए यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको समझ में आ गया, आप क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम एक चीज़ बताए थे कि अगर हम एक ही साथ अगर खींचते हैं टेंडन को तो उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होता है, लेकिन अगर एक एक करके कर देते हैं तो उसमें लॉसेस होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, इफ ऑल द वायर्स टेंशन साइमल्टेनियसली then there will be no losses due to elastic deformation in a post tension concrete. If the wires are successively tensioned then there will be a losses of stress due to elastic deformation in a post tension concrete, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जो लॉसेस होता है वो पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होता है अगर हम लोग एक ही साथ खींचेंगे तो, लेकिन अगर बारी बारी से खींचते हैं तो क्या होता है उसमें टेंशन होता है, उसमें लॉसेस होता है। और वो लॉसेस कैसे निकालते हैं हम, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 m इंटू FC, इस तरह से हम लोग निकालते हैं, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ बार है। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, डेल्टा सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट इंटू 100 करके हम लोग परसेंटेज लॉस निकालते हैं। अगर टेंडन जो है वो दोनों एंड से
टेंशन होता है तो लॉसेस जो प्री स्टिच होगा वो हाफ होगा इनिशियल का इस केस में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा चीज़। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जो कि ईएसई में 2012 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मेन है क्वेश्चन आपका बनना चाहिए इससे।